Hello and welcome to the day 4 of this commitment series in which we are doing 5 PYQs daily, right? So this is day 4. Now 67 days are left for the prelims. So ये मेरा अपना कमिटमेंट है खुद से कि मैं 5 PYQ डेली इस पे यूट्यूब पर जो है सीसेट के कराता हूँ, क्योंकि सीसेट को पर्टिकुलरली अपन समय दे नहीं पाते हैं, इसलिए ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है कि ताकि खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाएँ तो एटलीस्ट यहाँ जाके प्रैक्टिस करें ताकि बाकी लोग भी जुड़ सकें. सो इट्स अ बिलीवर सीरीज हु बिलीव इन दी डेली प्रैक्टिस कि यार डेली प्रैक्टिस से चीज़ें ठीक हो सकती है. सो नाउ दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस थिंग विच आई एम मेकिंग इट वेल, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे. एनीवेज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन राइट नाउ. इसके सबसे पहले अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे लैंग्वेज का सारा खेल होता है. लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो वो सारे क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट नहीं रहते. आर्ट्स बैकग्राउंड वाले के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है इसमें कि आर्ट्स वाले इन क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते या फिर उनको एक्स वाई जेड देख के समझ में नहीं आता कि ये तो हमारे काम का है नहीं. एनीवेज इन दिस पर्टिकुलर सीरीज वी आर ट्राइंग टू सोल्व दीज क्वेश्चंस बाय द लैंग्वेज की लैंग्वेज से किस तरह क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं. देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं एक्स वाई जेड वाले, इनमें संभावनाएं ढूंढी जाती है, राइट. संभावनाएं जो होती है वो ही टोटल ढूंढी जाती है. सो लेट्स स्टार्टिंग दिस टुडेज 5 क्वेश्चन सोल्विंग प्रैक्टिस, राइट. तो देखो यहाँ पे दिया हुआ एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. एक्स वाई के अद्वितीय मान क्या है, जहाँ एक्स वाई भिन्न धन पूर्णांक संख्याएं हैं, धनपूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि कथन एक कह रहा है कि x अपॉन वाई जो है विषम है. यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं. दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे दिया हुआ था कि एक लैंग्वेज में दिक्कत हो तो अपन दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सके ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे और कोई भी मीडियम का जो है अपना जो साथी है वो इसको अपने लिए इस्तेमाल कर सके, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि x अपॉन वाई इज ओड, है ना. स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि x अपॉन वाई इज ए ओड. यहाँ पे x और y के अद्वितीय मानों के लिए बात कर रहे हैं जहाँ x और y क्या धन पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है ना. अब पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करें तो देखो पूर्णांक संख्याओं का बेसिकली मीनिंग क्या है. इसका सिंपल सा मीनिंग है कि 1 2 3 से लेकर के जो है इंडेफिनेट तक जाने वाली जो संख्या है वो उस तरह की हो सकती है, ठीक है. ये कह रहे हैं कि x अपॉन वाई जो है विषम है बेसिकली. अब देखो यहाँ पे अपन कोई सा भी नंबर मान सकते हैं. अपन यहाँ पे मान सकते हैं जैसे कि x बराबर मान लेते हैं 3 और y बराबर मान लेते हैं अपन 1, है ना. तो 3 अपॉन 1 बराबर क्या होगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना. यहाँ पे ये विषम संख्या अपने आप में 3 क्या है, ओड नंबर है, ठीक है. ऐसे अपन माना कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे अपन 6 मान लेते हैं और y की वैल्यू अपन 2 मान लेते हैं, ठीक है. कुछ भी हो सकती है ना वैल्यू, तो क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो हो ही सकती है, ठीक है. तो 6 अपॉन 2 बराबर भी 3 हो सकता है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो ये भी तो हो सकता है ना कि x की वैल्यू यहाँ पे अपन 2 मान ले, ठीक है, और y की वैल्यू अपन 1 मान ले, तो 2 अपॉन 1 बराबर 2 ये भी सम संख्या है. तो देखो इस चीज की बात नहीं करें कि x की वैल्यू 2 हो सकती है 3 हो सकती है. ये कहना चाह रहा हूँ कि x की वैल्यू 3 हो सकती है ना, मतलब संभावना है. तो ये आपका स्टेटमेंट डेफिनेटली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. नाउ स्टेटमेंट सेकंड क्या है, तो स्टेटमेंट सेकंड की जब बात करेंगे अपन तो स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि x और y का जो मल्टीप्लाई है वो 12 है, ठीक है. अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है. x की वैल्यू मैं मान लूँ 1 हो सकती है, y की वैल्यू आ सकती है 12 हो सकती है. x की वैल्यू मैं मानूँ तो यहाँ पे 3 हो सकती है, y की वैल्यू मानूँ तो यहाँ पे 4 हो सकती है ना. x की वैल्यू 4 हो सकती है, y की वैल्यू 3 हो सकती है. इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पे भी 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है. मतलब आपका सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. सो इस तरह अपना जो है बेसिकली क्या आंसर बनेगा यहाँ पे. अब यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर दोनों चीजों को देखना जरूरी है, ठीक है. दोनों चीजों को देखना जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन को आप जब पढ़ोगे ना, इनका आप जब ऑप्शंस पढ़ोगे तो ऑप्शंस में भी आपको कंफ्यूजन हो जाता है. जब आपको लग रहा है कि दोनों स्टेटमेंट मैंने ठीक कर दिए हैं, स्टिल फिर भी जब ऑप्शंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी. आज जितने भी क्वेश्चन उनमें सब में एक सिमिलर टाइप के ऑप्शंस दिए हुए हैं. सो यहाँ पे क्या क्या कह रखा है कि प्रश्न का उत्तर दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग कर दिया जा सकता है, किंतु अकेले अन्य कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता. पहला स्टेटमेंट, प्रश्न का उत्तर अकेले किसी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है. प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी भी कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता. ऑब्वियस सी बात है, ऐसे वाले स्टेटमेंट जब दोनों करेक्ट होते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है निकल के बाहर आता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों से ही ये कंफर्म हो रहा है कि ये चीजें, ये इस तरह की चीज एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है. सो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. इसका पीडीएफ एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा. आप इसको चाहो तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट खुद से कर सकते हो पहले, उसके बाद आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे अपन. सो इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली आपको लैंग्वेज ही मेन, तो आपकी लैंग्वेज ही जो है मेन चीज़ डिसाइड करती है कि आप क्वेश्चन को किस तरह कर पाओगे. एनीवेज क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है. यहाँ पे भी इसको भी पढ़ सकते हो, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. यहाँ पे एक निश्चित धनराशि एक्स वाई जेड के बीच में बांटी जाती है ना, मतलब बेसिकली 3 आदमी होंगे, उनकी एक्स वाई जेड उनके बीच में एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, ठीक है. अब इसमें प्रश्न क्या है कि किसे सबसे कम धनराशि प्राप्त हुई, कि सबसे जो लेस अमाउंट प्राप्त हुआ वो किसको हुआ है, ठीक है. नाउ पहला स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट जो है आपका फर्स्ट क्या है कि y और z को मिलाकर जो धनराशि x जो मिली x को उसका 4/5 हिस्सा प्राप्त हुआ. मतलब जो x को जो धनराशि प्राप्त हुई वो y और z का जो एक साथ जो अमाउंट है उसका 4/5 है. कहने का मतलब क्या है कि y और z को मिलाकर, y और z को मैंने मिला दिया, ठीक है. किसको जो धनराशि मिली x को उसका 4/5 मिला,
ठीक है, x को कितना मिला इसका 4/5, ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, आपने स्टेटमेंट को लिखा है अभी तक। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसको देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं यहाँ पे अपन, x बराबर ये 5 को मैं इधर भेज सकता हूँ, आप जानते हैं इस तरह गुणा कर सकते हैं इसको, तो ये 5x हो गया। ठीक है, नाउ इसको इस 4 को अंदर ले जाएंगे, 4y प्लस 4z, इसको आप स्टेटमेंट यहाँ पे जो है जस्ट गिव सेकंड, इसको आप जो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। देखो सोल्व करना नहीं आता ना, तो मैं बता रहा हूँ, वैसे आप इसको सीखोगे तो आप कर लोगे सोल्व इसको। ठीक है, नाउ पहले इक्वेशन ये होगी। नाउ स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट सेकंड ये कह रहा है कि x और z को मिलाकर जो धनराशि y को मिली उसका 2/7% उसको प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब y को क्या मिला? y को जो मिला है x प्लस z को जो मिला उसका 2/7 हिस्सा उसको प्राप्त हुआ। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे? 7y बराबर 2x प्लस 2z। ठीक है, नाउ थोड़ा सा इसको और सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि अपन जब इक्वेशन बना रहे हैं तो इक्वेशन बनाने का उद्देश्य क्या है? अपने इन दोनों इक्वेशंस को मिलाकर के कुछ न कुछ तीसरा जो चीज निकालेंगे ताकि अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सके अपन। ठीक है, अब आप इन दोनों को एक बार निगाह डालोगे इन पे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको 4y और 4z दिख रहा है, यहाँ पे 2x 2z दिख रहा है। तो इनको अपन अगर मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो ये वाला हिस्सा इनका क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉमन आ सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट इसको जस्ट इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? सेकंड इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14y प्लस 4x प्लस 4z। नाउ इसको इक्वेशन नंबर अपन 3 दे देंगे। ठीक है, नाउ सो मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ लिख ली है। ठीक है, 5x की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे 4x की वैल्यू है, इन दोनों को सेपरेट करना है। x की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे अपन, तो ये इक्वेशन 3 में जो 4x की वैल्यू, इसको भी अपन सेपरेट कर लेते हैं पहले। तो 4x को मैं इधर रहने देता हूँ और yz को उधर भेज देता हूँ। ठीक है, सो 4x बराबर, ठीक है, ये 4z उधर पहुंच जाएगा, 14y माइनस 4z। नाउ ये अपने इसको इक्वेशन नंबर 3 है मान लो। ठीक है, नाउ अपन यहाँ पे भी x की वैल्यू है, यहाँ पे भी x की वैल्यू, इनको आप जोड़ सकते हैं आराम से अपन। तो 5x प्लस 4x बराबर, ठीक है, देखो ये 4z है, 4y प्लस 4z, यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो 14y माइनस 4z। अब ये 4z से 4z कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 9x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 18y हो जाएगा। ठीक है, नाउ x की वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा 2y। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद अपने को पता लगा कि x की वैल्यू जो है ज्यादा बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब ये है ना कि x जो है y का 2 गुना है। ठीक है, इसको अपने ध्यान रखेंगे, ये अपना मेन क्रक्स निकला कि x की वैल्यू जो है बड़ी है। नाउ इसके बाद में अपन आगे थोड़ा मूव करेंगे। सो अब इस वैल्यू को अपन जो है पहले जो अपनी इक्वेशन आई थी ये वाली, ठीक है, इसमें रखेंगे, x बराबर जो 2y आया है इसमें रखेंगे। सो 7y, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्कर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा ठीक दिख जाएगा। 7y बराबर 2y प्लस 2z। ठीक है, जस्ट यहाँ पे x है, 2x प्लस 2z। ठीक है, नाउ यहां पे अपने को क्या मिला, वैल्यू क्या मिली है, x की जगह पर अपन क्या लिख देंगे 2y प्लस 2z, और ये 7y यहीं पे चल रहा है। ठीक है, नाउ 7y बराबर ये 2 and 2 4 हो जाएंगे, 4y प्लस 2z। अब देखो ये y की वैल्यू को एक तरफ भेज देते हैं अपन, है ना, 4y को उधर भेजेंगे तो 2z बराबर 7y माइनस 4y, 2z बराबर यहाँ पे 3y बच जाएगा। ठीक है, 3y बचेगा। ठीक है, तो z बराबर क्या आ जाएगा 3/2y। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि z बराबर 1.5y, तो इसका मतलब z भी जो है बड़ा है किससे, y से। इसका मीनिंग यही हुआ ना, इसका मीनिंग यही हुआ। तो अब कंबाइनली अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके बाद y और z जो है, जो y की वैल्यू जो है बेसिकली जो है सबसे छोटी है। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन। सो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट को ध्यान रखिए, अपने इनका आंसर दे सकते हैं। सो अपना स्टेटमेंट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। सो दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर इसका आंसर दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं दिया जा सकता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे सबसे छोटी है। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सबसे बड़ा है, उसके बाद z है, उसके बाद y है। ठीक है, या फिर यूं भी लिख सकते हैं कि y की वैल्यू इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट बेसिकली छोटा ही है, ये तो दिख रहा है ना वैसे भी, तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर के इसका आंसर दिया जा सकता है। सो आवर ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, नाउ अब देखो अगर इनकी ऑथेंटिसिटी चेक भी करना चाहे ना अपन, तो ये z की वैल्यू और ये जो x की वैल्यू अपने पास में आई है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को अपन जो इक्वेशन 1 फर्स्ट एंड सेकंड वाली है, ये वाली जो इक्वेशंस है इनके अंदर रख के चेक भी कर सकते हैं, तो अपने को ये वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, सो दोनों को चेक करने के बाद ही ये कंफर्मेशन हो पाएगा कि जो ये आंसर जो है
इन दोनों से बन सकता है, अकेले से नहीं बन सकता, ठीक है। So, इस तरह अपना ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योगफल भी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। वो 3 संख्याएं कौन सी है ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। नाउ पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट यह है कि उनका योगफल जो है 23 से कम है, ठीक है। पहली बात तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें एक का और खुद का भाग जाता है और अदरवाइज किसी का भाग नहीं जाता है, ठीक है। सो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। एकमात्र इवन प्राइम नंबर भी यही होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर यही होता है। इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह बढ़ते जाते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये कह रहा है कि उनका योगफल 23 से कम होना चाहिए, ठीक है। 3 अभाज्य संख्याएं जिनका योग जो 23 से कम होना चाहिए। सो अपन किन किन को ले सकते हैं, देखो 3, 5, 7, 11, 13 इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। सो अपने को संभावना ढूंढनी, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर है तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आप मुझे एक बात बताओ, 3, 5, 7, ठीक है, इनको जोड़ेंगे अपन, इनको जोड़ेंगे तो क्या ये 23 से कम होगा। 7 और 5 12, 12 और 3 15। बट क्या 15 अपनी अभाज्य संख्या है क्या, नहीं। तो ये अपना स्टेटमेंट मतलब ये बेसिकली आपका जो है ये पेयर बन नहीं सकता, क्योंकि इनका योग भी क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। सो अपन यहाँ पे 7 को हटाते हैं, 11 को लेते हैं। 3, 5 और 11 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 और 5 16, 16 और 3 19। हाँ 19 एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे एक संभावना नजर आ रही है कि 19 एक प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर को जोड़ने के बाद में जो योग आया वो आया 19, जो भी एक क्या है, प्राइम नंबर है और वो 23 से छोटा भी है, ठीक है। सो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो पहला स्टेटमेंट तो आपने चेक कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव करेंगे तो ये कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 5 है, ठीक है। उनमें से एक संख्या क्या है, 5, ठीक है। नाउ एक चीज मुझे बताओ कि 5, 7 और 11 इनको जोड़ने से क्या आएगा, 23 आएगा, ठीक है। नाउ 5, 7 और 11 को जोड़ने से क्या जाएगा, 23, जो अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। एक 5, 11 और 13 इनको जोड़ने से आएगा एक 29, ये भी एक अपने आप में प्राइम नंबर है। सो यहाँ पे है ना, बेसिकली एक ये स्टेटमेंट कन्फर्म कर नहीं सकता इस चीज को, क्योंकि कई सारे पेयर हो सकते हैं। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। सो बेसिकली आपका स्टेटमेंट बेसिकली जो सेकंड है वो क्या है, कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है, ठीक है। सो ये आप चीज ध्यान रखोगे तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अन्य कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। ये बात ठीक है। देखो 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे देखो ये अपने ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है अपने आप में, है ना, ये भी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे 5 यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे पाया जा रहा है, बट ये 23 से बड़ा है। ये 23 प्रॉपर 23 है, ये 23 से बड़ा है। बट ये दोनों कंडीशन को अगर साथ रखें अपन, है ना, साथ रखें अपन, तो ये स्टेटमेंट जो है गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर 23 से छोटा करना पड़ेगा अपने को, और यहाँ पे 23 से बड़ी चीजें भी हो सकती है, जहां पर भी 5 एग्जिस्ट कर सकता है। सो स्टेटमेंट अपने आप में जो है केवल एक अकेला स्टेटमेंट तो ठीक है इनमें, बट दोनों को एक साथ प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाएगा, ये दोनों गड़बड़ कर जाएंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट अपना जो है बेसिकली इस तरह गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे कि एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके अपने का इसका आंसर दे सकते हैं, बट दोनों स्टेटमेंट का आंसर यूज करके अपन इसका आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे अपन। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रश्न है कि क्या x प्लस वाई एक पूर्णांक है ना, x और y दो संख्याएं हैं, इनको जोड़ने के बाद में जो चीज आती है क्या वो पूर्णांक का इंटीजर है ना। तो ये अपना क्वेश्चन है, आंसर फाइंड करने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कथन क्या एक क्या दे रखा है कि 2x प्लस वाई एक पूर्णांक है और x प्लस 2y भी एक क्या है, पूर्णांक। कथन इन दोनों को चेक करना है। सो देखो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर नंबर के बारे में नहीं दिया कि नेचुरल नंबर है कि प्राइम नंबर है कि कौन सा नंबर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की डिजिट हो सकती है, ठीक है। सो x और y को अपन कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे 1.5 भी मान सकते हैं, इसको 2 भी मान सकते हैं, है ना, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। सो इंटीजर है बट ये, ठीक है। नाउ एक बात बताओ कि 2x प्लस वाई पहला स्टेटमेंट लेते हैं अपन यहाँ से, है ना। पहला स्टेटमेंट लेंगे तो देखो यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख के चेक करेंगे अपन कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है। कथन स्टेटमेंट 1 को चेक करते हैं, स्टेटमेंट 1 को चेक करेंगे। सो x की वैल्यू 2x प्लस वाई इसमें रख के चेक करेंगे। सो x क्या है यहाँ पे 1.5, इसी को मान लेते हैं, ठीक है। प्लस y क्या है 2 है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2 बराबर 5, ये तो आगे इंटीजर है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे पता लग रहा है कि ये इंटीजर हो सकता है ना, यहाँ से लग रहा है कि 2x प्लस वाई एक इंटीजर हो सकता है। बट क्या मैं इसको इंटरचेंज भी तो कर सकता हूँ कि x की वैल्यू 2 हो जाए और y की वैल्यू 1.5 हो जाए। सो x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखूंगा 2, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, और y की वैल्यू 1.5 रखूंगा, ठीक है। सो 4 प्लस 1.5 बराबर यहाँ पे क्या जाएगा ये 5.5। तो 5.5 तो अपने आप में इंटीजर नहीं है। मतलब ये क्या है कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, ऐसी है ही नहीं कि ये इंटीजर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ये कंफर्मेशन नहीं है इस चीज का, ठीक है। नाउ
दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि x प्लस 2y एक पूर्णांक है। ठीक है, पहली बात तो दिमाग ये थोड़ा सा इतना अगर थोड़ा सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इंटरचेंजिंग वैल्यू करके अपन यहाँ पे चेक कर लिया है, बट फिर भी यहाँ पे पता लग रहा है कि पूर्णांक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब कोई कंफर्मेशन इस चीज का नहीं है। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या पता लगेगा कि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग कर भी नहीं दिया जा सकता, दोनों को एक साथ जोड़ के भी अगर अपन आंसर बनाना चाहें तो भी इसका आंसर अपन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कई सारी संभावनाएं हैं। क्योंकि मैंने शुरू में आपको कहा कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं एक्स वाई जेड को करके, इनमें संभावनाएं होती है। यहाँ पे जितनी संभावनाएं हो सकती है, अगर पॉसिबिलिटीज मैच कर जाती है, देखो प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे क्वेश्चन समझने में अपने को दिक्कत आती है। अपन एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को चेक करते हैं, दूसरे को चेक करते हैं, दोनों सही मिल जाते हैं, तो अपन यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं आंसर लगाने में। अपने को एक दूसरे के इस रेस्पेक्टिव भी चेक करना है, ये रेस्पेक्टिव भी चेक करना है, दोनों को मिला के अगर आंसर बन पा रहा है तो भी ठीक है, अगर एक को बन पा रहा है तो भी अपने को ठीक से पढ़ के फिर आंसर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों को पढ़ के भी कई सारी संभावनाएं बन रही है कि इंटीजर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज। आज अपन ने 4 क्वेश्चन ही करे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा जो थोड़ा इनको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत पड़ती है। सो इट्स 4 क्वेश्चन से इन 4 क्वेश्चन इन टुडे सेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड अगर आपको एफर्ट ठीक लग रहा है तो आपको जो करना कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हैं, और आप अपने लिए चीज़ का इस्तेमाल करिए ताकि ज़्यादा बेस्ट बेनिफिट इसका मिल सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। विल मीट इन द डे 5। थैंक यू एंड जय हिंद।